हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकारी पत्राचार के संदर्भ में आज हम अनुस्मारक पर चर्चा करेंगे। अनुस्मारक अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में शामिल अंतिम पत्र है और हम लोग धीरे धीरे पत्र लेखन वाला सिलेबस पूरा कर चुके हैं। ये अंतिम है, आज इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो आज हम अनुस्मारक पत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे अनुस्मारक मतलब कि नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है कि ये स्मारक यानी कि स्मृति को या यादाश्त या याद दिलाने की बात संकेत कर रहा है। ये रिमाइंडर ऐसे भी आप लोग बोला जाता है, अक्सर ये चर्चा में शब्द रहता है कि रिमाइंड करा दीजिए उनको कि वो समय पे पहुंच जाए, या रिमाइंड करा दीजिए कि वो समय से कार्य को संपन्न कर लें। इसी तरह से रिमाइंडर बना है। तो अनुस्मारक पत्र से सीधा सा तात्पर्य यही है कि यह किसी पिछले कार्रवाई से संबंधित याद दिलाने वाली बातों को इसके माध्यम से याद दिलाया जाता है ताकि वो कार्रवाई तत्क्षण या शीघ्रता से पूरी की जा सके। तो दोस्तों, अगर हम इसकी परिभाषा अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि किसी मंत्रालय, कार्यालय, विभाग द्वारा किसी अन्य मंत्रालय, कार्यालय या विभाग को किसी कार्रवाई के संबंध में कोई पत्र भेजा गया होता है और निर्धारित समयावधि में अगर वह कार्य पूरा नहीं होता या उस पत्र का जवाब सही समय पर नहीं भेजा जाता है, तब उस पत्र को दोबारा न भेज करके उस पत्र के बदले में अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। ठीक है। तो याद दिलाने के लिए या उस कार्रवाई से संबंधित काम को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी मंत्रालय, कार्यालय, अथवा विभाग द्वारा किसी अन्य मंत्रालय, कार्यालय अथवा विभाग को किसी कार्यवाही के संबंध में कोई पत्र भेजा जाता है। ठीक है। अर्थात किसी मंत्रालय, कार्यालय, विभाग द्वारा किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय, विभाग को किसी कार्रवाई के संबंध में कोई पत्र भेजा जाता है, यदि निर्धारित समयावधि में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्र आप जैसे भेज रहे हैं तुरंत एक रिमाइंडर भेज देंगे उसी के साथ। एक समय निर्धारित होगा, निर्धारित समयावधि में यदि पत्र का जवाब अथवा संबंधित कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, तब
इसी संबंध में संबंधित विभाग अथवा कार्यालय को स्मरण दिलाने हेतु अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। क्या लिखा हमने परिभाषा में? परिभाषा अगर इसकी हम करें, किसी मंत्रालय, कार्यालय अथवा विभाग द्वारा किसी अन्य मंत्रालय, कार्यालय अथवा विभाग को किसी कार्यवाही के संबंध में कोई पत्र भेजा जाता है, यदि निर्धारित समयावधि में यदि पत्र का जवाब अथवा पत्र के जवाब की अगर अपेक्षा की गई तो जवाब या उस संबंधित कार्यवाही, ठीक है, या तो पत्र का जवाब अथवा संबंधित कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, तब इसी संबंध में संबंधित विभाग अथवा कार्यालय को अथवा संबंधित अधिकारी को स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। ये हम परिभाषा कर सकते हैं। और अनुस्मारक पत्र भेजने का तात्पर्य यह होता है कि अगर आपके द्वारा किसी पदाधिकारी द्वारा उस कार्य को करने में विलंब होता है, जिससे कि शासन के अन्य विभाग में जो कार्य संचालन में प्रभावित होता है, और या उसकी शीघ्र आवश्यकता है, शासन द्वारा आदेश आ रहा है कि उस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, अगर उस विभाग से ये कार्य संबंधित कार्य तत्समय पूर्ण नहीं होता है, तो उस संबंधित विभाग द्वारा बार बार स्मरण दिलाया जाता है ताकि वो कार्य शीघ्र से पूर्ण हो अथवा उस अपेक्षित जवाब उनको मिल जाए। इसलिए इसको स्मरण पत्र बोलते हैं। अब ये स्मरण पत्र की परिभाषा हो गई। परिभाषा अब हम इसकी विशेषता देखते हैं कि विशेषता क्या होती है, क्योंकि विशेषता समझ लेने से हम इसके प्रारूप को समझ लेंगे। तो परिभाषा ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसकी विशेषता पर अगर चर्चा करते हैं, अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो अगर हम इसके उद्गम को देखें, उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम क्या होगा? संबंधित पदाधिकारी अर्थात अनुस्मारक उसी अधिकारी द्वारा भेजा जाएगा जिसने पूर्व में कोई पत्र भेजा हो। भाई जिसने कोई पत्र भेजा होगा किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय में या अन्य अधिकारी के पास, तो फिर उसी अधिकारी को पत्र भेजने का अधिकार है ना, कि उस कार्य को शीघ्रता से कराया जाए, या उसी विभाग को पत्र भेजने का अधिकार है। तो हम यहाँ पदाधिकारी द्वारा ही भेजा जाता है। विभाग के अंतर्गत एक पदाधिकारी है जिसने किसी विभाग में पत्र भेजा है, तो इसका अनुस्मारक का उद्गम क्या होगा? वही पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी ही अनुस्मारक को भेजता है। ठीक है, पत्र प्रेषित करता है, अर्थात वही इसका उद्गम क्या होगा कि जो अधिकारी पहले पत्र भेजा था वही पदाधिकारी अनुस्मारक पत्र प्रेषित करेगा। दूसरा, इसका जो है ये गंतव्य क्या होगा, अर्थात ये कहाँ जाएगा। इसका गंतव्य अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि संबंधित पदाधिकारी जिसे पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया था। ठीक है, अर्थात इसका जो उद्गम होगा वो उसी अधिकारी द्वारा होगा जिसने पहले पत्र भेजा था, और इसका जो गंतव्य होगा उसी अधिकारी के पास ये पत्र पहुंचेगा, यानी कि जो प्रेषिती होगा वो पूर्व के पत्र की भांति वही अधिकारी होगा जिसको पहले पत्र भेजा गया था। ठीक है,
और इसकी हम भाषा शैली की अगर बात करते हैं, भाषा शैली की बात करते हैं तो पूर्व के पत्र की भांति ही भाषा शैली होगी। ठीक है, पूर्व के पत्र की भांति भाषा शैली होगी इसकी, अर्थात जिस शैली में पहले पत्र भेजा गया था उसी के संदर्भ में अनुस्मारक भेजा जा रहा है, तो इसकी भाषा शैली क्या होगी? पूर्व के पत्र के भांति ही इसकी भाषा शैली भी होगी। ठीक है, अब इसका स्वरूप क्या होगा? अगर हम स्वरूप की बात करें तो स्वरूप की बात करते हैं तो ये भी हम लिख सकते हैं पूर्व के पत्र की भांति स्वरूप। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पूर्व में हमने कोई सरकारी पत्र भेजा था किसी विभाग में, तो दोबारा जब अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा तो वो भी सरकारी पत्र के प्रारूप में ही भेजा जाएगा। अगर पूर्व में कोई अर्ध सरकारी पत्र भेजा गया था, उससे संबंधित जवाब अगर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर से अब जब अनुस्मारक आप भेजेंगे तो वो भी जो अनुस्मारक होगा वो भी अर्ध सरकारी पत्र के समान ही होगा। या पूर्व में अगर परिपत्र भेजा गया था तो अनुस्मारक भी परिपत्र के रूप में ही जाएगा, या कार्यालय ज्ञाप था तो कार्यालय ज्ञाप के ही रूप में अनुस्मारक भेजा जाएगा। अर्थात पूर्व में जो पत्र का स्वरूप रहा है, जिसके संबंध में अपेक्षित जवाब की आवश्यकता है, फिर से अगर अनुस्मारक भेजा तो उसी पत्र के प्रारूप पे भेजा जाएगा। उसकी भाषा शैली भी वही होगी और इसके जो अधिकारी होंगे, प्रेषक भी वही होगा, प्रेषित भी वही होगा। अर्थात अनुस्मारक पत्र वह पत्र है जो उसके पूर्व में भेजे गए पत्र के वैशिष्ट्य को स्वीकार कर लेता है। अर्थात ये सारी विशेषताएं उसी की ग्रहण कर लेता है जिस पत्र के संदर्भ में ये भेजा जा रहा है। यानी पूर्व में जो पत्र भेजा गया था, जिस पत्र के संबंध में अनुस्मारक भेजा जा रहा है, यह अनुस्मारक पत्र उसी पत्र के समान होगा जो पहले भेजा गया था। क्लियर है? तो वही इसकी विशेषताएं होंगी। जो पूर्व सरकारी पत्र के रूप में भेजा गया था पहले, तो सरकारी पत्र की विशेषताएं सब अनुस्मारक के अंतर्गत होगी। अर्ध सरकारी भेजा गया होगा तो अर्ध सरकारी के रूप में सारी विशेषताएं होंगी, और कार्यालय ज्ञाप भेजा गया तो ज्ञाप के रूप में विशेषताएं। यानी कि पूर्व के पत्र के भांति ही अनुस्मारक भी हम भेजते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि एक अनुस्मारक पत्र लिखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया हो, तो मुख्य सचिव कौन सा पत्र भेजेगा? स्वाभाविक एक सरकारी पत्र भेजेगा। तो सरकारी पत्र के प्रारूप पर ही जो है अनुस्मारक भी भेजा जाएगा। अर्थात सरकारी जो शासकीय पत्र है हमारा, शासकीय पत्र के मूल प्रारूप पे ही अनुस्मारक भेजा जाता है। अधिकांशतः अनुस्मारक जो है सरकारी पत्र के अनुसार ही भेजे जाते हैं। लगभग कोई भी अधिकांशतः जो भी अनुस्मारक पत्र भेजे जाते हैं वो सरकारी पत्र के प्रारूप में ही भेजे जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे अनुस्मारक किस पे लिखेंगे? सरकारी पत्र के प्रारूप पर ही आप लिख देंगे। ठीक है, इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं अभी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसका स्वरूप क्या हो गया और इसकी जो है परिभाषा क्या हो गई। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि अनुस्मारक कैसे भेजा जाता है, क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अनुस्मारक क्यों भेजा जाता है, क्यों नहीं फिर से वही पत्र भेजा जा सकता। तो ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए पूर्व में हम कोई शासकीय सरकारी पत्र भेजा गया, किसी विभाग द्वारा, कार्यालय द्वारा सरकारी पत्र भेजा गया पहले, और फिर इस पत्र के जवाब को प्राप्त करने के लिए फिर से अगर सरकारी पत्र भेजा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उस संबंधित विभाग में अनिश्चयता की स्थिति आ जाएगी। वो समझ नहीं पाएंगे कि इस संदर्भ में कार्रवाई करनी है या इस सरकारी पत्र के संदर्भ में कार्रवाई करनी है, या दोबारा 2-3 बार भी अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। 2 से 3 बार तक भेजा जा सकता है अनुस्मारक पत्र। तो यहाँ पे आप अगर 3 बार सरकारी पत्र के रूप में फिर से भेज देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये उस विभाग में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी कि कौन से पत्र के संबंध में कार्रवाई करनी है, कौन से किसके संदर्भ में नहीं करनी है। इसलिए एक सरकारी पत्र भेजा जाता है, उसके बाद जो है जो भी रिमाइंडर भेजा जाएगा वो अनुस्मारक के रूप में होगा, न कि सरकारी पत्र के रूप में। इसीलिए अनुस्मारक बार बार भेजा जाता है। लगभग 3 बार भेजा जा सकता है अनुस्मारक, क्योंकि
उस विभाग में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो कि कार्रवाई हमें किस संदर्भ में करनी है। अब ये तुरंत आप समझ जाएंगे कि अनुस्मारक में, अनुस्मारक जो है उसमें इस पत्र का उल्लेख होगा, पूर्व पत्र का उल्लेख किया जाएगा, तो आप उस संबंधित अधिकारी समझ जाएगा कि इस पत्र के संबंध में ही अनुस्मारक पत्र भेजा गया है। इसलिए अनुस्मारक पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे शासन के कार्य में सुगमता आती है, शासन के कार्य में शीघ्रता भी आती है और तेजी से कार्य को करवाया जा सकता है विशेष अनुभव, विशेष आग्रह के द्वारा अनुस्मारक पत्र भेज करके, और दोबारा सरकारी पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अनुस्मारक में एक बात हमें ध्यान रखनी है, इसके प्रारूप में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अनुस्मारक पत्र में जो है हमेशा जो है पूर्व पत्र की संख्या, दिनांक, विषय, ठीक है, का उल्लेख होना चाहिए। अर्थात इन 3 बातों का उल्लेख जो है अगले पत्र में अवश्य रूप से होना चाहिए। क्या क्या? पूर्व पत्र की संख्या, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इस संदर्भ में ही हम पत्र भेज रहे हैं। दिनांक बताना पड़ेगा और उसके विषय को भी बताना पड़ेगा ताकि संबंधित अधिकारी ये समझ जाए कि किस पत्र के संदर्भ में अनुस्मारक भेजा गया हमें। तो ये बातें विशेष तौर से आप अपने पत्र में शामिल करेंगे। अगर अनुस्मारक पूछा जाता है आपसे तो इसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि पूर्व पत्र संख्या, दिनांक कितना के संदर्भ में आप ध्यान दें या स्मरण करें, तो उससे आपका अनुस्मारक पत्र पूर्ण माना जाएगा। तो अभी हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक प्रारूप बनाएं तो प्रारूप में हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए एक सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र के संदर्भ में अनुस्मारक हमें भेजना है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले अनुस्मारक पत्र में क्या, सरकारी पत्र में क्या लिखते हैं? तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? संख्या। ठीक है, हम संख्या लिखते हैं और संख्या लिखने के बाद यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं। मान लीजिए संख्या जो भी हो, ऐसे करके हम संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो संख्या लिखने के बाद अब हम अनुस्मारक पत्र भेज रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्व पत्र की संख्या नहीं लिखी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व पत्र में हम, जिस पत्र को हमने पूर्व में भेजा था उसकी संख्या नहीं लिखनी है, ये अनुस्मारक संख्या है। जैसे अनुस्मारक पत्र भी एक पत्र का प्रारूप है और बहुत से अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो उन अनुस्मारकों में से उनकी जो संख्या क्रमावली होगी फाइल में वो लिखा जाएगा, न कि पहले वाले पत्र की संख्या। तो ये अनुस्मारक संख्या है और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे अनुस्मारक लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अनुस्मारक पत्र या अनुस्मारक लिख के छोड़ सकते हैं आप, यानी कि हम क्या भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अनुस्मारक शब्द लिखना अनिवार्य है, यहाँ हम अनुस्मारक लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो कुछ जगहों पे ऐसे मिलता है, यहाँ पे लिखा जाता है अनुस्मारक संख्या। अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये अनुस्मारक संख्या, अनुस्मारक का उल्लेख यहाँ होना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं? अनुस्मारक भेज रहे हैं। तो अगर आप अनुस्मारक संख्या, ठीक है, अनुस्मारक संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे केवल संख्या शब्द लिख करके ये आप लिख सकते हैं और यहाँ पे अनुस्मारक लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर ये पहला अनुस्मारक है, यानी आप पहली बार अनुस्मारक भेज रहे हैं उस विशेष पत्र के संबंध में, तो केवल अनुस्मारक लिखेंगे। और अगर आपने दूसरा, पहला भेज चुके हैं, दूसरा तीसरा भेजना है, तो अनुस्मारक यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और 2 भी भेज चुके हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अनुस्मारक 3। ये संख्या, पहले में कोई संख्या नहीं होगी, पहले में केवल अनुस्मारक लिखा जाएगा, लेकिन दूसरे वाले में संख्या 2 और 3 आप लिख सकते हैं। लिखना अनिवार्य है कि ये दूसरा वाला अनुस्मारक भेज रहे हैं या तीसरा वाला भेज रहे हैं। ठीक है, तो अनुस्मारक संख्या है तो यहाँ आप लिख दीजिए और यहाँ केवल संख्या लिखिए, या फिर यहाँ अनुस्मारक संख्या लिख सकते हैं। तो बेहतर यही माना जाता है कि ये अनुस्मारक यहाँ लिख दीजिए आप और यहाँ पे संख्या लिखिए
तो सीधे स्पष्ट हो जाएगा कि अनुस्मारक संख्या, अनुस्मारक हम भेज रहे हैं। अब ये संख्या हो गई। अब हम शासकीय पत्र भेज रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्रेषक। ठीक है, यहाँ पे प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक के बाद हम लिख सकते हैं, मान लीजिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सचिव द्वारा किसी विभाग में कोई पत्र भेजा जाता है। ठीक है, तो उसी को उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मान लीजिए हम संख्या यहाँ पे डाल दिए 10/G/2020। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेषक में हम क्या लिखते हैं? सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, हम ये लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्रेषक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेम वही हम प्रारूप बनाएंगे जो हमने सरकारी पत्र में बनाया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेवा में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं हम अनुसचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय कार्मिक विभाग लखनऊ। ठीक है, ये हमारे सेवा में, ये जिन प्रेषिती हो गई और ये प्रेषक हो गए। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं अनुभाग। अनुभाग कार्मिक अनुभाग 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्रयागराज, दिनांक 29 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये हमारा हो गया। विषय क्या लिखेंगे हम? विषय हम लिखेंगे, विषय में ये ध्यान दीजिएगा, विषय में क्या लिखना है हमें? मान लीजिए उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2020 के संदर्भ में अधियाचन हेतु अनुस्मारक पत्र। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम इसको लिखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संदर्भ में अधियाचन हेतु अनुस्मारक पत्र। अर्थात उत्तर प्रदेश के सचिव द्वारा कार्मिक विभाग से अधियाचन मांगा गया था ताकि परीक्षा कराई जा सके, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन अभी तक अधियाचन नहीं मिल पाया। इसलिए उत्तर प्रदेश सचिव द्वारा जो है अनुसचिव कार्मिक विभाग को एक अधियाचन अनुस्मारक भेजा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पहले जो है एक पत्र भेजा था कि ताकि आप अधियाचन दें, हम परीक्षा कराएं और रिजल्ट घोषित करें, लेकिन नहीं भेजा गया था। इसलिए उसी संदर्भ में एक अनुस्मारक पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना कि विषय वही है जो पूर्व में हमने उस पत्र में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या जोड़ देना है? अनुस्मारक पत्र। ठीक है, यानी उस विषय में अगर ये सरकारी पत्र का विषय होता तो हम लिख देते कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संदर्भ में अधियाचन हेतु, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अनुस्मारक पत्र लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा विषय हो गया, यहाँ पे प्रारूप हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ से हम पत्र लिखना शुरू करें।
महोदय, ठीक है, महोदय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रेषित सरकारी पत्र संख्या, यहाँ संख्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, इतने इतने का संदर्भ ग्रहण करें। ठीक है, ये हम यहाँ पे इस बात का ध्यान आप विशेष रखिएगा कि उस पूर्व के पत्र की संख्या और दिनांक को स्मरण दिलाना बहुत आवश्यक है। अगर ये आप नहीं दिलाते हैं तो अनुस्मरण किस बात की है वो उस संबंधित विभाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा, वो विभाग समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें यहाँ बताना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रेषित सरकारी पत्र संख्या इतना दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें PCS 2020 परीक्षा में, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जगह नहीं है, शामिल पदों के अध्याचन मांगा गया था। ठीक है, मांगा गया था। पिछले 2020 के संबंध परीक्षा में शामिल पदों के अध्याचन मांगा गया था। तथापि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुए 15 दिन समाप्त हो गए, फिर भी विभाग से अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना हम बताएंगे कि अध्याचन में शामिल पदों का अध्याचन मांगा गया था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुए 15 दिन बीत गए, फिर भी विभाग से अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ, जिस कारण से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया जा सका है। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया। ठीक, अब दूसरे पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक हो गया, दूसरे में लिखेंगे, ये हम हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे इसको। उक्त संदर्भ में आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही अध्याचन भेजें या अध्याचन के संदर्भ में
कार्यवाही करें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भवदीय हस्ताक्षर, नाम, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम सचिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? संलग्नक में क्या लिखेंगे? संलग्नक में यथोक्त कर देंगे और यहाँ पे प्रतिलिपि हम प्रतिलिपि भेज देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अर्थात हम जो अनुस्मारक भेजने की जो प्रक्रिया है, अनुस्मारक में हम प्रारूप वही रखेंगे जो पूर्व में रखे गए थे। अधिकांशतः जो है सरकारी पत्र का प्रारूप ही रखा जाता है, और आप जब भी अगर आपसे कुछ न कहा जाए, किसी पत्र का नाम न लिया जाए परीक्षा में, केवल अनुस्मारक लिखने की बात की जाए, तो आप सरकारी पत्र का ही प्रारूप उठाएंगे। सर्वाधिक अनुस्मारक पत्र सरकारी पत्र के रूप में ही भेजे जाते हैं। उसमें हमें क्या करना है? बस हमें विषय में क्या लिखना, ऊपर हमें क्या लिखना है? संख्या डालने के बाद यहाँ अनुस्मारक लिख देंगे। अगर अनुस्मारक दूसरा होगा तो अनुस्मारक 2 लिखेंगे, और तीसरा होगा तो अनुस्मारक 3 लिखेंगे। अनुस्मारक 1 नहीं, केवल अनुस्मारक लिखेंगे। ठीक है, संख्या या तो अनुस्मारक हम यहाँ लिख सकते, अनुस्मारक संख्या अगर आप यहाँ लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर ये प्रेषक, सेवा में, अनुभाग, विषय में हम क्या लिख देंगे कि जो विषय था वही लिखेंगे, लेकिन आगे उसके लिख देंगे क्या? हम लिख देंगे के संबंध में अनुस्मारक पत्र। ये विषय में हम जोड़ देंगे अनुस्मारक, अर्थात अनुस्मारक हम यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें वही होगी, लेकिन जब हम लिखेंगे अपने जो पत्र के अनुस्मारक के मूल विषय में जब लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि इस विभाग द्वारा भेजे गए पत्र संख्या इतना दिनांक कितने का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपसे ये बातें अपेक्षा की गई थी, उसके संदर्भ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम पर प्रभावित हो रहा है। शीघ्रता से अगर परिणाम निकाला तो परिणाम नहीं निकाला जा सकता, ये समस्याएं हो रही हैं। अतः दूसरे पैराग्राफ में आप लिख देंगे उक्त संदर्भ में, यानी उक्त विषय में या उक्त संदर्भ में आप जो है शीघ्रता से कार्रवाई कर इस कार्य को पूरा कराएं या पत्र का जवाब तुरंत दें, ताकि इस विभाग की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। बाकी भवदीय, उसके बाद संलग्नक यथोक्त, यानी कि जो संलग्नक में क्या किया जाता है कि जो पूर्व में पत्र भेजा गया उस पत्र को संलग्न कर दिया जाता है, इसलिए यथोक्त लिखा गया। नहीं, यथोक्त जो ऊपर कहा गया वही संलग्नक में है। प्रतिलिपि हम ठीक वैसे ही भेज देंगे, प्रतिलिपि जिनको भेजना होगा, रिकॉर्ड फाइल रखने के लिए भेज देंगे प्रतिलिपि, मुख्य सचिव को भेज देंगे प्रतिलिपि, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भेज देंगे, और जिस विभाग में भेजना हो उनको भेज देंगे। बाकी चीज़ें वही होगी। और अगर जो है और सरकारी पत्र के रूप में अगर अनुस्मारक भेजना होगा तो वहाँ पे हम यहाँ पे जो ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर हम अनुस्मारक पत्र जो है अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भेजते हैं, अर्थात पूर्व में कोई अर्ध सरकारी पत्र भेजा गया तो उसके संदर्भ में अनुस्मारक भेजना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम जैसे हम इसमें अर्ध सरकारी पत्र में क्या लिखते हैं? अर्ध शासकीय पत्र संख्या, ये लिखते हैं हम अर्ध सरकारी पत्र में। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बस हम संख्या लिखेंगे और यहाँ हम अनुस्मारक लिख देंगे, या फिर यहीं पे हम अनुस्मारक संख्या लिख देंगे, यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, ये व्यवस्था अपनाई जाएगी। बाकी चीज़ें क्या होगा? यहीं पे अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप को हम अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अर्ध सरकारी पत्र में अनुस्मारक संख्या इतना, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? जो व्यक्ति भेज रहा है सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे विषय लिख देंगे कि अधियाचन के संबंध में, और फिर लिखेंगे प्रिय श्री महोदय, बाकी पूर्व के अर्ध सरकारी पत्र संख्या इतने का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपसे अधियाचन भेजने की अपेक्षा की गई थी, अभी तक अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित करने में देरी हो रही है। अतः आपसे ये विनम्र निवेदन है, आपसे सविनय निवेदन है कि इस संदर्भ में कार्रवाई करके अधियाचन भेजने का कष्ट करवाएं ससम्मान। बाकी यहाँ भवनिष्ठ लिख सकते हैं आप, और बाकी चीज़ें वही होंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर परिपत्र के रूप में भेजा जा रहा है तो यहाँ पे
जो हम लिखते हैं सेवा में, वहाँ पे लिख देंगे समस्त, उसके बाद फिर लिख देंगे यहाँ परिपत्र संख्या की जगह अनुस्मारक संख्या लिख देंगे। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि हमने पहले पूर्व सारे पत्रों को हमने देख लिया है। हमने अर्ध सरकारी पढ़ लिया, सरकारी पढ़ लिया, हमने कार्यालय ज्ञापन पढ़ लिया, कार्यालय आदेश पढ़ लिया, परिपत्र को समझ लिया है। तो जिस भी प्रारूप में आपको अनुस्मारक लिखने को कहा जाए आप आराम से लिख सकते हैं। बस संख्या की जगह पर अनुस्मारक संख्या लिख देनी है, या अगर आप यहाँ पे केवल संख्या डालते हैं तो यहाँ अनुस्मारक लिख देना है। विषय के संदर्भ में हमें अनुस्मारक शब्द का उल्लेख कर देना है। और जब हम महोदय के बाद या प्रिय श्री महोदय के बाद जब मुख्य जो बात हम लिखते हैं, हम पत्र का मुख्य भाग जो होता है उसमें हम पूर्व में भेजे गए पत्र की संख्या और दिनांक अवश्य लिखेंगे, उसका संदर्भ ग्रहण करने की अवश्य बात करेंगे, ताकि वो व्यक्ति जो है अनुस्मारक का अर्थ समझ जाए और उस पत्र को तुरंत पढ़े और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाए। तो अनुस्मारक पत्र का यही रोल है। अनुस्मारक पत्र बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है तो ये बस छोटा सा पत्र, लेकिन इसकी वजह से बहुत से सारे कार्य जो है अविलंब जो है पूर्ण हो जाते हैं, सही समय पे पूरे होते हैं, अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित होता है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण रोल है हमारे शासकीय कार्यालयों में, इसलिए पत्र इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पत्र के रूप में सारे पत्रों को पढ़ लिया है। पूरे पत्राचार के संबंध में हमने पूरे सिलेबस को कवर किया। 9 पत्र थे, हमने 9 पत्र को पढ़ लिया। अब 9 पत्र पढ़ने के बाद पत्राचार से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें, पत्राचार से संबंधित कोई भी समस्या हो आप हमें इस पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, या हमें ईमेल कर सकते हैं ashmishra054@gmail.com। ठीक है, आप हमें 72 68 81 56 41 पर या 94 51 54 93 11 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ashmishra054@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। अब अपने पत्रों का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट घोषित हो चुका है प्रारंभिक परीक्षा का, मेंस के लिए लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए अब कठोर परिश्रम शुरू कर देना है आपको। और आप जितना भी पत्र लिखें, निबंध लिखें, गद्यांश लिखना चाहें आप, जो पूर्व में आए हुए गद्यांश है उनका अभ्यास करें, ये पूर्व में आए हुए पत्र हैं उनको लिखें, पूर्व में आए हुए निबंध हैं उनको लिखें, और जो भी आपको लिखे उसको अगर आप अपने कॉपी के मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस ईमेल पे आप भेज सकते हैं, और आपके कॉपी के मूल्यांकन करके आपको आपकी कमियां, आपके सुधार, कहाँ सुधार अपेक्षित है, कहाँ पे क्या गलत है उसको बताया जाएगा, ताकि आप अच्छी तरह से आप अपना मूल्यांकन कर सकें और अपेक्षित सुधार करके सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इसके बाद जो है पत्राचार का कार्यक्रम हमारा समाप्त हो रहा है। फिर अब आप अभ्यास करते रहेंगे, हम आपको आपके कापियों का मूल्यांकन करके आपको बताते रहेंगे, इससे आपकी कार्रवाई तैयारी जो है अच्छी तरह से चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम या तो गद्यांश या फिर निबंध लेखन, इन दोनों पर भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आपके सारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, स्पेशली निबंध और जो सेकेंड पेपर है परंपरागत हिंदी वाला, ये पूरा कवर किया जाएगा। तो आप सचेत रहे, आज से मेहनत शुरू करें। आप तो मेहनत तो आपने शुरू कर दिया होगा, रिजल्ट के बाद आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं और आपके अपेक्षित सहयोग किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।